हेलो दोस्तों। यूडीआर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पीटी 365 को जो कल्चर पार्ट है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का हमारा पांचवा क्लास है और इसमें आज हम लोग जो मिलकर के पुरस्कार यानी अवार्ड के बारे में जानेंगे। अ, जिसमें पहला टॉपिक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में जो सुर्खियों में रहा, जो 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के एक लेखक है जॉन फांसे, इनको दिया गया है। और यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य रचनाओं के लिए दिया गया है। फांसी के नाटकों और साहित्य ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात यहाँ नोबेल पुरस्कार की हुई है, तो एक छोटे से बिंदु के रूप में आप जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ कब कैसे हुई। ठीक है। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड जो नोवेल था, ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है? इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोवेल। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार जो है नाम दिया गया है। ठीक है। इन्होंने दिसंबर 1896 में एक ट्रस्ट था, तो उससे अपनी मंशा जाहिर की और कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी एक बड़ी मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका एक बड़ा हिस्सा उस ट्रस्ट को दे दिया जाए। लेकिन उसके पीछे मंशा ये थी उनकी कि उस ट्रस्ट से ये काम किया जाए कि जो समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं जो लोग, उनको अवार्ड के रूप में दिया जाए। तो जो उस प्रॉपर्टी से या उस पैसे से जो ब्याज मिलता है, उसी से हर साल जो है नोबेल पुरस्कार का जो धनराशि जो दी जाती है। ठीक है। तो वहां से यह नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहली बार ये नोबेल पुरस्कार 1901 में दिसंबर में, ठीक है, जिनका नाम है विल्हेम रॉन्गटन। विल्हेम रॉन्गटन, भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो अभी हाल ही में जो चर्चा में 2023 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो नॉर्वे के जो लेखक है जान फांसे, उनको दिया गया है। ठीक है। तो भारतीय लोगों को जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं। तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे भारतीयों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनको उनमें जो सबसे पहले नंबर पे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे 1913 में। इनकी जो अत्यंत संवेदनशील नवीन और सुंदर लेखन के लिए इनको दिया गया था। उन्होंने लेखन शैली की उत्कृष्ट कौशल के साथ अपनी काव्य रचनाएं जो है, ठीक है। इस अगला क्रम है, मतलब अगले क्रम में आप देखेंगे सीवी रमन को। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। और प्रकाश के प्रकीर्णन पर जो शोध कार्य किया था ना, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन पर शोध कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। ठीक। अगले हैं हरगोविंद खुराना। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनको 1968 में दिया गया था और ये फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल इनको दिया गया है। इन्होंने किया कि किस लिए दिया गया था? प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। मदर टेरेसा की बात करें तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1979 में दिया गया था। ठीक है। ये पीड़ित मानव समुदायों की सहायता के लिए प्रयास हेतु कार्य किया था इन्होंने। एक नर्स के रूप में ये काम करती थी। ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की बात करें तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है और 1983 में इनको दिया गया था। तो विषय था इनका तारों की संरचना और विकास हेतु महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए। ठीक है। अगले हैं हमारे अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल मेमोरियल जो पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, इनको दिया गया है 1998 में। काम किया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको दिया गया था। ठीक है। अगले हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। इनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है 2009 में। ठीक है। इनका जो विषय था
राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है यहाँ पे 2014 में, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, बच्चों एवं युवाओं के शोषण के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु इन्होंने संघर्ष किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। लास्ट है अपने अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 में। दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच इन्होंने अपनाई थी उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक, अगर आप बात करें नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से तो 5 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 4 भारतीय मूल से हैं। ठीक है, साहित्य नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर आप जानेंगे तो यह सम्मान नॉर्वे की नाइनॉर्स्क जो भाषा है लिखी कृतियों के लिए दिया है। इन कृतियों में कई नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें और उनका जो अनुवाद इसमें शामिल है। ठीक है, जो नाइन नॉर्क्स जो नॉर्वे की जो भाषा है उसमें 2 आधिकारिक भाषाओं में से ये एक मानी जाती है। साहित्य में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें आप तो इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि $1 मिलियन दिया जाता है। इसे व्यापक व्यापक रूप से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, बता चुके हैं आपको 1901 से लेकर के 2023 तक कुल 116 बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और अब तक 120 लोगों को, कई बार बीच में 2-2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, इसलिए यहाँ 120 लोग आपको दिख रहे होंगे पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, हाल के वर्षों में यह पुरस्कार जो फ्रांसीसी की लेखिका है एनी एनॉक्स जो है उनको 2022 में दिया गया था और तंजानिया के जो उपन्यासकार है अब्दुल रजाक गुरनाह इनको 2021 में दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों चर्चा में? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अगर आप जानेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। इसे प्रतिवर्ष किसी भी भारतीय भाषा प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लेखक को प्रदान किया जाता है। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, अगर आप 8वीं अनुसूची देखेंगे तो अभी उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, मूल अगर आप देखेंगे जो मूल संविधान था जब 8वीं अनुसूची थी तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाओं को जोड़ा गया। आगे हम चर्चा कर देंगे इस चीज की। ठीक है, तो 22 भाषाओं के अलावा भी इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है। ठीक है, इस पुरस्कार में ताम्रपत्र युक्त जो एक मंजूषा दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है इस पुरस्कार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। जान लेते हैं क्या है। चर्चा में क्यों? हाल ही में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहे। पुरस्कार के बारे में अगर आप जाने तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी अभी राजस्थानी अकादमी जो मान्यता दी गई है। ठीक है, तो उसमें दिया जाता है। ये उद्देश्य अगर इसकी बात करें तो यह सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। यह निष्पादन कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है 75 वर्ष से अधिक आयु के उन भारतीय कलाकारों को सम्मानित किया जाता है इसमें जिसमें अब तक उनके करियर में कोई सम्मान नहीं दिया गया हो। ठीक है, आगे पॉइंट है इसमें, यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला वन टाइम अवार्ड है ये। ठीक है, पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें, पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो उत्पत्ति के बारे में अगर आप जाने तो 1953 में स्थापित किया गया था इसको। इसकी स्थापना देश में निष्पादन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त निकाय है। चलिए
उद्देश्य संगीत, नृत्य, नाट्य रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त का संरक्षण एवं संवर्धन करना है इसका उद्देश्य। ठीक है। प्रमुख पुरस्कार इसके बारे में जाने तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। ठीक, इसकी बात हो रही है यहाँ पे प्रमुख पुरस्कार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरस्कारों में देखेंगे आप तो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है, को पुणे में दिया गया है। इस पुरस्कार को 2022 में एएसआई के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रख्यात भारतीय खगोलविदों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के बारे में, भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के ये संस्थापक हैं। उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी एनसीआरए पुणे के संस्थापक निदेशक थे ये। ठीक है, वो स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी स्काई एसकेआईए के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक है। अगर आप एसके को जाने यानी स्क्वायर किलोमीटर एरे को जाने तो ये एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। ये अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। ये अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसको 2019 में लॉन्च किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगर आप देखें तो इस दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, जो संवेदनशील और टेलीस्कोप बनाया जा रहा है इसमें इसमें लगभग कुल जो देश हैं 16 हैं, यानी कि इसमें कुल देश 16 शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके, स्पेन, पुर्तगाल और आपका स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, इटली। तो इसमें कुल मिलाकर के कितने देश शामिल हैं? 16 देश शामिल हैं। एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जान लेते हैं क्या है। असम के रहने वाले आर्कोनोलॉजिस्ट रवि कन्नन 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में से ये एक हैं और वर्ष 1957 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये हालांकि फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर ये रखा गया था, रेमन मैग्सेसे उनका नाम था। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन सामाजिक योगदान संबंधी गतिविधियों के लिए हर साल एशिया के व्यक्तियों या संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। 2023 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बेरेनबोई और अली अबुल अब्बाद को दिया गया है ये। ठीक है, ये दोनों इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब जगत के युवाओं एवं आम लोगों को एक साथ लाने का इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है 2023 में। अगर इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में जाने तो 1986 से हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह दिया जा रहा है। पुरस्कार के तौर पर एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। क्या है? अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम क्यों चर्चा में? संपूर्ण विश्व से 6 भारतीय रेस्टोरेंट को अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम को विदेशों में उन रेस्टोरेंट को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है
जो भारतीय पाक और व्यंजन परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। ठीक, इस पहल की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ने की है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आईसीसीआर के बारे में दिया हुआ है। तो इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और यह विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े नीति निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हाल ही में जो जनजातियां जो सुर्खियों में रही उनके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो पहला टॉपिक है इसमें कोई भाषा। ठीक है, कोई भाषा। तो ये उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। देख लेते हैं कोई भाषा के बारे में। तो कोई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है ये, और यह मुख्य रूप से कोंध या कंद नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है ये भाषा। ठीक, इस भाषा में उड़िया लिपि का उपयोग होता है और खोंड और गुस्साई इसकी उपभाषाएं हैं। खोंडी और गुस्साई इसकी उपभाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 को देखें तो इसमें देश की आधिकारिक जो भाषाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान की बात करें तो यहाँ 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था उस टाइम पे। बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। जैसे आप देखेंगे कि सिंधी भाषा को 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में जोड़ा गया, और साथ ही 2003 के जो 92वां संशोधन हुआ उसमें, उस अधिनियम के तहत इसमें संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, अगर नई भाषा समावेश का बात करें तो इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है। तो जैसे दिया गया है वर्तमान में किसी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए कोई विचार करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। ठीक है, हालांकि एक निश्चित मानदंड विकसित करने के लिए सरकार ने पाहवा, जो कि 1996 में, और सीताकांत महापात्र जो 2003 में समितियों का गठन किया था, और लेकिन ये समितियां संबंधित मानदंड स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी थी। ठीक है, तो किसी भाषा को समझना 8 सूची में शामिल होने के, प्राप्त होने के जो लाभ हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में देखें। तो उक्त भाषा के विकास के लिए सरकार के सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, सरकार का सहयोग मिलता है और साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है। राज्य विधानमंडल संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषा में इसे भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है उसके लाभ देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कुछ अन्य जो जनजातियां हैं जो जिस राज्य से संबंधित रही हैं या कुछ चर्चा का विषय रही हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर बात करेंगे आप जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे पहाड़ी और जो पदारी जो जनजाति है वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु लोकसभा में एक विधायक पेश किया गया, जो विधेयक पेश किया गया था, तो उसलिए ये चर्चा में रही है। ठीक है, अगर बात करें झारखंड की, तो सरना अनुयायी अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जो सरना है वो एक अलग धार्मिक पहचान की बात कर रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में। बात पश्चिम बंगाल की करें तो जो टोडो भाषा है, यूनेस्को जो लुप्तप्राय भाषा घोषित है, के लिए टोडो जनजाति जो है संघर्ष कर रही है। ठीक है, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो जो गारो जनजाति है ये पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में, जैसे कुछ बिहार में जो स्थित है। ठीक है, त्रिपुरा में अगर बात करें तो कोक भाषा के लिए जो बोरोक जनजाति है वो बात हो रही है उसकी। ठीक है, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बारे में देखें तो यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो जनजाति जो खेली जो महोत्सव बनाया गया यहाँ पे, इसलिए चर्चा में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो अगर देखेंगे आप तो परमाकोर बांसुरी के लिए कोया जनजाति फेमस है ये। ठीक है, अगर तमिलनाडु और केरल की बात करें आप तो प्रोजेक्ट टायर के लिए मुथुवन जनजाति को लेकर के यहाँ पे चर्चा है। इसका ये था कि ये जानवरों के साथ संयम बना करके रहने में सक्षम है ये लोग। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। चलिए आगे है इसमें, अगर बात कर्नाटक की करें तो यहाँ पे हिक्की पिक्की पाई जाती है जनजाति। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समक्का जो सरकार है उसकी बात है। ठीक है,
अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो सामूहिक आत्महत्या की घटना के लिए एक बड़ी पहाड़ी कोरवा जो चर्चा में रही। दरअसल हुआ यह था कि एक पेड़ पे एक पूरे परिवार ने लटक के शायद आत्महत्या की थी। तो वो राजनीतिक विषय बन गया था। इसमें पार्टियां अलग अलग अपना अपना वक्तव्य दे रही थी। किसी का कहना था कि अ, ये भूख से मर गए हैं, किसी का कुछ कहना था, तो वो इसलिए चर्चा में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सेकंड का संयम बनाए रखिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरी। तो हम लोग यहाँ पे जनजातियों के बारे में बात कर चुके हैं। अ, अगला हमारा टॉपिक रहेगा जो मिसलेनियस पार्ट है, उसके कुछ पार्ट को आज देखेंगे। इसमें प्राचीन भारत में जो सैन्य प्रणाली है उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसमें है पहला, प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली। प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। उद्भव के महत्व, प्रोजेक्ट उद्भव चलाया जा रहा है उसके महत्व के बारे में अगर आप जाने तो यह सैन्य ज्ञान से जुड़े प्राचीन ग्रंथों और लेखों को मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर देखें आप तो महाभारत, नीति सार, अर्थशास्त्र, तिरुकुरल आदि की जो है ग्रंथों की बात करेंगे, क्योंकि इसमें किस तरीके से को प्रयोग किया जा सकता है इसकी शिक्षाओं को। ठीक है, सैन्य शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने के लिए अगर बात करें तो यह युद्ध से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान की बेहतर समझ को आगे बढ़ाता है। साथ ही यह समकालीन सैन्य पद्धति में इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, आगे देखें, ज्ञान में बढ़ोतरी की अगर बात करें तो रणनीतिक योजना, शासन कला और युद्ध कौशल से संबंधित प्राचीन विचारों एवं सिद्धांतों पर शोध हेतु सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव का जो महत्व है, तो इस नजर में आपको देख सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में अगर आप बात करें तो इस परियोजना की जो शुरुआत थी वो थल सेना द्वारा और एक थिंक टैंक है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई के सहयोग से इसका जो है शुरुआत किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। इस परियोजना में निम्नलिखित उद्देश्य आप देखेंगे तो उद्देश्य जो है शासन कला, रणनीतिक विचारों से समृद्ध भारतीय विरासत की पुनः खोज करता है ये। ठीक है, यहाँ उद्भव का आशय उत्पत्ति से है। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें, सुरक्षा संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए समकालीन सैन्य पद्धतियों के साथ प्राचीन ज्ञान को समन्वित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगले उद्देश्य के बारे में देखें आप तो प्राचीन सैन्य विद्या का जो इस्तेमाल करके आधुनिक सैन्य चुनौतियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना भी इसका एक उद्देश्य होगा। ठीक है, बात करें प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली की तो आपको कई किताबों ग्रंथों में आपको जो अलग अलग तरीके से इसकी प्रणाली के रूप मिल जाएंगे, जिसमें कुछ की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो अगर बात करें तो जैसे बौद्ध ग्रंथों, शास्त्रों, पांडुलिपियों, विचारकों, प्रमुख सैन्य जो अभियानों तथा शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित है जो प्राचीन सैन्य ज्ञान है। तो उसमें कुछ देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है तो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो जो कौटिल्य का यथार्थवाद है, तो कौटिल्य ने लगभग 300 ईसा पूर्व में जो मौर्य शासनकाल के दौरान अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, कौटिल्य ने इस पुस्तक में सुझाव दिया था कि रणनीतियां बनाते समय पहले जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार ही रणनीति बनाए जाने पर बल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल सिद्धांत इनका है, उसी में गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, रसद और आपूर्ति श्रृंखला। ठीक है, इस पर चर्चा है।
तो मंड सिद्धांत के बारे में अगर आप देखें तो ये शत्रुओं, मित्रों और मित्र देशों के ज्ञान से संबंधित है। गुप्त सूचना एवं एकत्र करना से संबंधित अगर चीज देखें तो कौटिल्य गुप्तचरों यानी गूढ़ पुरुषों का यहाँ पे इस्तेमाल करने का समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कामंदक का नीति सार। इसमें भी सैन्य के उसमें प्रशासन के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है, एक संस्कृत ग्रंथ है ये। यह ग्रंथ अर्थशास्त्र की परंपरा का जो है पालन करता है, ये अर्थशास्त्र की परंपरा को यह पालन करता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपेक्षा यानी कि कूटनीति उपेक्षा, कूटनीतिक उदासीनता की रणनीति, माया यानी छल की रणनीति का फिर से इस्तेमाल करके इसे पुनर्जीवित किया। तो ये थे इसके पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। नीति सार में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महिलाओं की सेना भी युद्ध में भाग ले सकती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसमें वर्णित है? नीति सार जो है, नीति सार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि पुराण के बारे में यहाँ पे दिया है। तो यह युद्ध के मैदान में प्रगति सॉरी युद्ध के मैदान में प्रतिग्रह यानी आरक्षित दर्शन का उल्लेख करने वाला पहला पुराण था। अतिग्रह आधुनिक सैन्य संरचना का अभिन्न जो है हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्यों सुर्खियों में है, चलिए जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ ने कच्छ, जो गुजरात का एक जगह है, कि धोड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, तो अगर इसके तथ्यों के बारे में अगर आप जाने तो धोड़ो गांव कच्छ के रण में अवस्थित है। ये इस गांव में वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव यानी व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का जो आयोजन कहाँ किया जाता है? धोड़ो गांव में, जो कि गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा उन्नयन कार्यक्रम में मांडला गांव जो मध्य प्रदेश का है, इसका भी चयन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्णावती यानी केन नदी इस गांव से होकर के बहती है। ठीक है, यहां बात हुई है यूएनडब्ल्यूटीओ की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर आप देखेंगे तो 1975 में हुई थी इसकी स्थापना। 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में यह बन गया था। ठीक है, काम करने लगा। मुख्यालय अगर आप देखेंगे इसका तो मैड्रिड यानी स्पेन में। यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में जाने तो यह पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, साथ ही यह पर्यटन संबंधी तकनीकी ज्ञान के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, आगे पॉइंट है इसके उद्देश्य के बारे में जो दिया गया है। तो यह आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारणीयता के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर सदस्यता के बारे में बात करें तो इसके भारत सहित 160 सदस्य देश हैं, भारत में शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल अगर शुरुआत हुई थी 2021 में की गई थी, और इसके तहत ग्रामीण पर्यटन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गांव को सम्मानित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है हमारा गिरमिटिया मजदूरी। क्यों चर्चा में है गिरमिटिया? हमेशा किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत चर्चा में बना रहता है, तो जान लेते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप समूह में भारतीय प्रवासियों द्वारा अब भी रामलीला के प्रदर्शन की परंपरा निभाई जा रही है। ठीक है, इसलिए चर्चा में देखा गया। गौरतलब है कि इस प्रवासियों के पूर्वजों को भारत से जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन द्वीपों पर लाया गया। हालांकि हुआ यह था कि जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने जो दास होते थे तो उनके व्यापार पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। चलिए, तो बात करें अगर गिरमिटिया मजदूर जो कौन थे तो उनके बारे में बात करते हैं। 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक है, इसके कारण अंग्रेजों ने अलग अलग उपनिवेशों में अपने बागानों में काम करने के लिए
इन मजदूरों को भर्ती किया था। ठीक, अक्सर उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था, इसलिए इनको गिरमिटिया कहा गया। गिरमिटिया मजदूरी का अगर उन्मूलन की अगर बात करें तो ये अलग अलग सालों में अलग अलग रूप में इसको देखने को मिलेगा आपको। तो 1916 में अगर आप देखें तो मदन मोहन मालवीय ने गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था, और 1917 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था। ठीक, 1914 में देखें तो दक्षिण अफ्रीका में स्मट्स गांधी समझौता, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ये, और इस समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों के आवागमन पर लगाए गए जो एक पोल टैक्स होता था ना, से छूट दिलाकर गिरमिटिया मजदूरों के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, बाकी आपसे कल मिलते हैं, कल की क्लास में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए आप लोग। मेरी शुभकामनाएं आपके सबके साथ हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। बाय।